नमस्कार। आज हम एक ऐसा डीएनए टेस्ट करेंगे जो भारत की राजनीति और समाज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। आज आरएसएस की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ी जाती है, लेकिन आरएसएस का इतिहास बहुत पुराना, गहरा और दिलचस्प है। इसकी कहानी 1925 में शुरू होती है, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस वक्त नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं था, बल्कि भारतीय समाज को अंदर से मजबूत बनाना था। वो एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो देश के युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा का भाव जगाए। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि भारत की असली ताकत उसकी संस्कृति और सभ्यता में है, जिसे वो हिंदुत्व कहते थे। उनके लिए हिंदुत्व कोई पूजा पाठ की विधि नहीं, बल्कि एक जीवन शैली थी, एक नेशनल आइडेंटिटी थी जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोती है। उनका मानना था कि सदियों की गुलामी और बाहरी हमलों ने हिंदुओं के आत्मविश्वास को तोड़ दिया है और उन्हें फिर से एकजुट करने की जरूरत है। इसी सोच के साथ आरएसएस का काम शुरू हुआ। इसका कोर आइडिया था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, यानी अगर देश का हर नागरिक चरित्रवान और देशभक्त बन जाए तो देश अपने आप महान बन जाएगा। आरएसएस की कार्य पद्धति बहुत ही यूनिक और ग्रासरूट्स लेवल की थी। इसकी शुरुआत हुई शाखा से। शाखा यानी रोज सुबह या शाम को एक खुले मैदान में लगने वाली 1 घंटे की क्लास, जहां स्वयंसेवक इकट्ठे होते थे। यहां वो खेल खेलते, व्यायाम करते, देशभक्ति के गीत गाते और देश दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करते थे। इसका मकसद शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से जागरूक नागरिक तैयार करना था। यह कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि इसका फोकस डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग पर था। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि रोजाना मिलने जुलने से ही स्वयंसेवकों के बीच एक अटूट रिश्ता बनेगा, जो किसी भी संकट के समय देश के काम आएगा। इसी विचार ने आरएसएस को धीरे धीरे पूरे देश में फैला दिया। लोग अपनी मर्जी से, बिना किसी स्वार्थ के इससे जुड़ते चले गए। आरएसएस ने कभी किसी से चंदा नहीं मांगा। इसका सारा काम गुरु दक्षिणा से चलता है, जहां स्वयंसेवक साल में एक बार अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार संगठन को दान देते हैं। यह मॉडल आरएसएस को किसी भी सरकार या बाहरी दबाव से इंडिपेंडेंट रखता है। शुरुआत में लोगों को यह समझना मुश्किल था कि बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कोई संगठन देश सेवा कैसे कर सकता है, लेकिन आरएसएस चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, अपनी विचारधारा और कार्य पद्धति से देश के कोने कोने में अपनी जड़ें जमाता रहा। आरएसएस का काम सिर्फ शाखाओं तक ही सीमित नहीं रहा। उसने सेवा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। आरएसएस की फिलॉसफी है नर सेवा नारायण सेवा, यानी इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। इसी सोच के साथ आरएसएस ने देश भर में बड़े बड़े सर्विस प्रोजेक्ट्स शुरू किए। जब भी देश पर कोई आपदा आई, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई और त्रासदी, आरएसएस के स्वयंसेवक बिना किसी के बुलाए मदद के लिए पहुंच जाते थे। 1971 के युद्ध के बाद या 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान आरएसएस के रिलीफ वर्क की तारीफ उसके आलोचकों ने भी की। यह सेवा का काम किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ था। आरएसएस ने समझा कि अगर देश को बदलना है तो समाज के हर वर्ग तक पहुंचना होगा। इसी सोच के साथ संघ परिवार का विस्तार हुआ। आरएसएस ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए कई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेरित किया। छात्रों के बीच काम करने के लिए 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना। मजदूरों के अधिकारों के लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। विश्व भर में हिंदुओं को जोड़ने और धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन किया गया। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति पहले से ही काम कर रही थी। ये सभी संगठन अपनी अपनी फील्ड में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा का स्रोत आरएसएस की विचारधारा ही है। इन संगठनों के जरिए आरएसएस ने समाज के हर तबके में अपनी पैठ बनाई। वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए एकल विद्यालय और कल्याण आश्रम चलाए गए, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरएसएस ने देश के दूर दराज के इलाकों में हजारों डिस्पेंसरीज और ब्लड डोनेशन कैंप्स का नेटवर्क खड़ा किया।
इन सभी कामों के पीछे एक ही मकसद था, समाज को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना, ताकि उसे किसी सरकार या बाहरी मदद की जरूरत न पड़े। यह एक तरह का साइलेंट रेवोल्यूशन था जो जमीनी स्तर पर देश को बदल रहा था। यह ग्रासरूट्स मोबिलाइजेशन ही आरएसएस की असली ताकत है। आज आरएसएस के लाखों स्वयंसेवक और हजारों सेवा प्रकल्प बिना किसी सरकारी मदद के चल रहे हैं। यह सब कम्युनिटी सपोर्ट और स्वयंसेवकों के निस्वार्थ समर्पण से संभव हुआ है। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आए लाखों हिंदू और सिख शरणार्थियों के लिए राहत शिविर लगाने और उन्हें सुरक्षित भारत लाने में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस मुश्किल घड़ी में जब सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थीं, आरएसएस के अनुशासित कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर लोगों की जान बचाई और उनकी मदद की। आरएसएस हमेशा खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता रहा, लेकिन देश की राजनीति से वह कभी अछूता नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा मोड़ 1948 में आया जब महात्मा गांधी की हत्या हुई। हत्या का आरोप आरएसएस पर लगा क्योंकि हत्यारा नाथूराम गोडसे कभी आरएसएस का सदस्य रहा था। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। यह आरएसएस के इतिहास का सबसे मुश्किल दौर था। हजारों स्वयंसेवकों को जेल में डाल दिया गया। हालांकि बाद में जांच में आरएसएस पर से आरोप हटा लिए गए और 1949 में प्रतिबंध भी हटा लिया गया, लेकिन यह दाग आरएसएस के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। इस घटना के बाद आरएसएस के नेताओं को लगा कि देश की राजनीति में एक ऐसा दल होना चाहिए जो उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करे। इसी सोच के साथ 1951 में आरएसएस के सहयोग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यह आरएसएस का राजनीति में पहला सीधा दखल था। जनसंघ ने शुरू से ही 1 कश्मीर से धारा 370 हटाने, 1 यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, 1 और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दों को उठाया। कई दशकों तक जनसंघ एक छोटी पार्टी बनी रही, लेकिन उसने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई तो आरएसएस और जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया और जेल गए। इमरजेंसी के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया, लेकिन यह प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला। 1980 में पुराने जनसंघ के नेताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। बीजेपी की विचारधारा की जड़ें आरएसएस में ही थीं। इसके बाद आरएसएस ने बीजेपी को वैचारिक और संगठनात्मक समर्थन देना शुरू कर दिया। 1980 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को सफल बनाने में आरएसएस के नेटवर्क ने एक बड़ी भूमिका निभाई। यह आंदोलन आरएसएस के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण और विवादास्पद अध्याय था। इस आंदोलन ने देश में एक बड़ा धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा किया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद आरएसएस पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे कुछ महीनों बाद हटा लिया गया। इस आंदोलन ने बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया, लेकिन आरएसएस पर सांप्रदायिक राजनीति करने और हिंसा भड़काने के आरोप भी लगे। 2006 से 2008 के बीच हुए कुछ बम धमाकों में भी कुछ लोगों ने आरएसएस से जुड़े लोगों का नाम लेने की कोशिश की, लेकिन ये आरोप कभी भी अदालतों में साबित नहीं हो पाए। इन विवादों के बावजूद आरएसएस अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के अलावा आरएसएस ने हमेशा सांस्कृतिक अभियानों पर बहुत जोर दिया। आरएसएस का मानना है कि भारत की एकता का आधार उसकी साझा संस्कृति है और इस संस्कृति की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। इसी सोच के साथ आरएसएस ने कई कल्चरल कैंपेन्स चलाए। इनमें से एक प्रमुख अभियान है गौ रक्षा का। आरएसएस के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आस्था का प्रतीक है। आरएसएस ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की हमेशा वकालत की है और गौशालाओं के माध्यम से गायों के संरक्षण का काम भी किया है। एक और महत्वपूर्ण अभियान जिस पर काफी बहस भी हुई वह है घर वापसी। आरएसएस का मानना है कि भारत में बहुत से मुसलमान और ईसाई ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जिन्हें दबाव में या लालच देकर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया था। घर वापसी कार्यक्रम के जरिए आरएसएस और उससे जुड़े संगठन ऐसे लोगों को दोबारा हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं।
इस अभियान पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन आरएसएस इसे अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने का एक स्वाभाविक प्रोसेस मानता है। इसके साथ ही आरएसएस शुरू से ही देश में समान नागरिक संहिता का प्रबल समर्थक रहा है। उसका तर्क है कि जब देश एक है तो सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में एक ही कानून क्यों नहीं होना चाहिए। आरएसएस का मानना है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज देश की एकता में बाधक हैं। यह मुद्दा आज भी देश की राजनीति में एक बड़ा बहस का विषय है और आरएसएस लगातार इसकी वकालत करता रहा है। ये सभी अभियान आरएसएस की उस कोर आइडियोलॉजी का हिस्सा है जो एक मजबूत और एकीकृत हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती है। तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले का आरएसएस यह था, एक ऐसा संगठन जो शाखाओं के जरिए चरित्र निर्माण करता था, सेवा कार्यों से समाज को जोड़ता था, संघ परिवार के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाता था और बीजेपी के जरिए राजनीति में अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाता था। यह एक ऐसा संगठन था जिसे कुछ लोग देशभक्त और अनुशासित मानते थे तो कुछ लोग सांप्रदायिक और खतरनाक। लेकिन एक बात तय है, दशकों की मेहनत, विवादों और दृढ़ता के बाद आरएसएस ने खुद को भारतीय समाज और राजनीति का एक ऐसा अहम हिस्सा बना लिया था जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। तो यह था आरएसएस के इतिहास का डीएनए टेस्ट। उम्मीद है आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी विषयों की गहराई में जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।